नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फर्स्ट ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे गैस अवस्था के बारे में। गैस अवस्था में अब तक हमने गैस अवस्था क्या होती है, आदर्श गैस किन किन समीकरणों से प्राप्त की गई है, किन किन नियमों से प्राप्त की गई है आदर्श गैस समीकरण, उसके बारे में हमने बात की है। उसके बाद में हमने बात की अणुगति समीकरण के बारे में। इसी के बीच में हमने बात की गैस स्थिरांक के बारे में। इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास अणु हैं गैसों के, विभिन्न प्रकार के जो गैसों के हमारे पास अणु हैं, उनके विभिन्न प्रकार के हमने नियमों के बारे में बात की। जैसे कल हमने संपीड़िता व्यंजक Z के मान के बारे में बात की, किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार से वो प्रभावित करता है, किस गैस के लिए उसका मान किस प्रकार से आता है, इन सब चीजों के बारे में बात की। अब हम आज बात करेंगे कि गैसों के आदर्श व्यवहार से डेविएशन दर्शाने के अर्थात विचलन दर्शाने के प्रमुख कारण क्या है। क्यों कोई गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है अर्थात वह आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती, क्या उसके पीछे कारण होता है, उन सब चीजों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण देखिए आदर्श गैस अथवा गैसों के आदर्श आचरण से तात्पर्य क्या है कि समस्त गैस नियमों, जैसे बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलुसाक का नियम है, अवोगाड्रो का नियम है, इन सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। ये सभी जो नियम होते हैं ये गैसों के अणुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आधारित है। और गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है वो कुछ मूल पोस्टुलेट्स पर आधारित है, कुछ अवधारणाओं या कल्पनाओं पर आधारित है। यदि यथार्थ में गैसों का आचरण आदर्श गैस के समान नहीं है, अब वास्तविकता में अब ये आधारित किस पर है, ये आधारित है इन अवधारणाओं पर। और वास्तविकता में जो गैसें हैं इनका आचरण, ये जो गैस नियम है या आदर्श गैस है उसके अनुरूप होता नहीं। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम इस काइनेटिक थ्योरी की इन्हीं अवधारणाओं में है, इन्हीं पोस्टुलेट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम वो दो अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं जिनमें हमें प्रॉब्लम लगती है, जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है किस प्रकार से। देखिए, सबसे पहली जो अवधारणा जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि गैसों के अणु इतने छोटे होते हैं कि उनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। मतलब जो गैस के अणु है वो इतने छोटे हैं कि उनका जो आयतन है वो गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है। इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में इस तरीके से एक बहुत बड़ा कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने बहुत सारी जो गैस के अणु हैं उनको यहाँ पर भर रखा है। इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे जो गैस के अणु हैं वो भरे हुए हैं, बहुत सारे गैस के अणु इसके अंदर हमने भर रखे हैं, बहुत सारे। अब देखिए, मान लीजिए इसका जो कुल आयतन है वो कितना है, 100 लीटर है, 100 लीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी गैस के एक अणु के बारे में, इस एक अणु के बारे में बात करते हैं। अगर हम इस अणु के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से होगा उसको देखिए, यहां पर देखिए, किसी दूसरे सिलेंडर में, इतना ही बड़ा वो भी सिलेंडर है, वहां पर गैस का केवल एक अणु है। ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए कि इस गैस का आयतन जो है वो कितना है, ये पूरा का पूरा 100 लीटर है। इस 100 लीटर की तुलना में गैस का ये अकेला अणु है, ये अकेला अणु है। इस अकेले अणु का आयतन इस पूरे आयतन के, ये कुल आयतन की तुलना में ये क्या है, ये है कुल आयतन। तो कुल आयतन की तुलना में इस अकेले अणु का आयतन, एक अणु का आयतन क्या है, बहुत कम है। इसका आयतन तो क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 100 लीटर है। और इसका आयतन क्या है, इसका आयतन है बहुत ही कम।
तो जब इसका आयतन बहुत कम है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं नगण्य या नेग्लिजिबल। ठीक है, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए गैस के अणु इतने छोटे होते हैं कि उनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैसों के आयतन का प्रमुख भाग वह रिक्त स्थान है जिसमें ये अणु स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकते हैं। देखो इन गैसों का ये वाली जो जगह बीच में जो जगह खाली पड़ी हुई है, ये सारी की सारी जो जगह है ये क्या है, रिक्त स्थान है। यही इनके आयतन को बताता है जिस पर ये की स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में यह अवधारणा ठीक भी लगती है क्योंकि इस अवस्था में गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का लगभग 0.014% होता है। तो इसका मतलब क्या है कि गैस का अगर कुल आयतन है तो एक अणु का कितना होगा, 0.014%, मतलब बहुत कम आयतन होगा जिसको हम नगण्य मान सकते हैं। यह प्रतिशतता 100% की तुलना में, मान लीजिए हमारे पास कोई 100% आयतन है, 100% हमारे पास क्या है आयतन या वॉल्यूम है, उसकी तुलना में 0.014% बहुत कम है, तो हम उसको नेग्लिजिबल या नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ताप और दाब की यह प्रतिशतता इतनी कम है कि हम इसको उपेक्षा कर सकते हैं, हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसलिए ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में गैसें आदर्श आचरण प्रदर्शित करती हैं। विचलन तब बढ़ता है जब प्रेशर ज्यादा हो जाए। मतलब हम कह रहे हैं कि गैस के जो अणु में विचलन क्यों होता है, तो क्यों होता है, जब प्रेशर ज्यादा हो जाए। उच्च दाब पर गैसें संपीड़ित हो जाती हैं। संपीड़ित का मतलब होता है पास पास आ जाती हैं। जब गैसें पास पास आ जाएंगी तो गैस के अणुओं के मध्य में जो रिक्त स्थान है वो क्या हो जाएगा, कम। और जब गैस के अणुओं के मध्य का रिक्त स्थान कम हो जाएगा तो गैस के अणुओं का आपेक्षिक आयतन बढ़ जाएगा, अर्थात उनका आयतन ज्यादा हो जाएगा। अर्थात गैस के कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन अब उतना कम नहीं रह पाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हो क्या रहा है कि अगर तो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत ज्यादा दाब पर, तो बहुत ज्यादा दाब पर जो आयतन होता है गैस का कुल आयतन वो कम हो जाएगा, तो उसकी तुलना में जो एक अणु का आयतन है उसको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि सामान्य परिस्थितियों में गैस अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का 0.014% है, तो दाब को 100 गुना करने पर, अगर हमने दाब को 100 गुना कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, दाब को 100 गुना करने पर, दाब को 100 गुना करने पर ये कितना हो जाएगा, 1.4%। दाब को हमने 100 गुना कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1.4%। और अगर मैं उसी दाब को 1000 गुना कर दूं तो ये 14% हो जाएगा। और 14% जो होता है, 14% जो होता है वो 100% में से एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, एक सार्थक प्रकार की वैल्यू है, जिसको हमको हमारे जो परिकलन करना है, कैलकुलेशन करनी है, उसके अंदर हमें इसको महत्व देना ही पड़ेगा। तो 1000 गुना करने पर यह 14% हो जाएगा। इस प्रकार गैस का दाब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कुल आयतन की तुलना में उनके अणुओं का आपेक्षिक आयतन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। गैस अणुओं के इतने बड़े हुए आयतन को हम उपेक्षित नहीं कर सकते। यही कारण है कि उच्च दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार से अधिक विचलन दर्शाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर या दाब बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा उसी अनुपात में गैस के एक अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में ज्यादा होता जाएगा। और जैसे जैसे वो ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका विचलन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो 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 हमारे पास में अणुगति समीकरण है वो यही कहती है कि गैस के कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। नेक्स्ट देखिए, गैसों के अणुगति सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि गैसों के अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता, मतलब इनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं है। अब देखो, ये भी अणुगति सिद्धांत कहता है कि गैस के जो अणु होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता, कोई प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता, गुरुत्वाकर्षण से वो प्रभावित नहीं होते। चलिए, गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होते, प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता, आकर्षण नहीं पाया जाता, ठीक भी लगता है। लेकिन
अगर किसी गैस के अणुओं में कोई आकर्षण ही ना हो तो हम उनको कभी भी द्रव अवस्था में नहीं बदल सकते, कभी भी द्रव अवस्था में नहीं बदल सकते। लेकिन हम ये जानते हैं कि गैसों को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। तो इसका मतलब उनके बीच में किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई आकर्षण आवश्यक रूप से पाया जाएगा। गैसों के अणुगति सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि गैसों के अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता। यह बात सामान्य ताप और दाब पर ठीक लगती है, क्योंकि इन परिस्थितियों में अणुओं के मध्य इतना अधिक रिक्त स्थान होता है कि एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, सामान्य ताप और दाब पर अणु बहुत दूर दूर होंगे तो उनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं भी होगा। चलिए मान लिया फलतः उनके मध्य कोई आकर्षण बल कार्यरत नहीं हो पाता, किंतु जब टेम्परेचर को बहुत कम कर देंगे और दाब को बहुत बढ़ा देंगे, जब गैस के अणुओं का रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, तो ऐसी अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अवश्य ही रहेगा। जब गैस के अणु एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएंगे तो ऐसी अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहेगा। और इसके पक्ष में हम यहाँ पर दो प्रमाण देते हैं। सबसे पहला प्रमाण है गैसों का द्रवीकरण। गैसों का द्रवीकरण, इसी के बारे में आपको बता रहा था कि यदि गैसों के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार के किसी भी आकर्षण बल को ना माना जाए तो गैस का कभी भी किसी भी परिस्थिति में द्रवीकरण संभव नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है। देखिए, यदि गैसों के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं हो तो उनका द्रवीकरण करना संभव नहीं होता, जबकि अधिकांश गैसें निम्न ताप और उच्च दाब पर द्रवित हो जाती हैं। तो इसका मतलब इनके बीच में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई आकर्षण बल आवश्यक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बट जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है, जूल थॉम्सन इफेक्ट किस प्रकार से होता है, क्या करता है, किस नियम को ये समझाता है, क्या उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जूल थॉम्सन इफेक्ट का मतलब क्या है। जब किसी गैस को निर्वात में प्रसारित होने दिया जाता है, हमारे पास कोई गैस हो और उसको हम वैक्यूम में प्रसारित होने दें तो शीतलन प्रभाव होता है, मतलब कूलिंग इफेक्ट होता है, अर्थात गैस का ताप कम हो जाता है। इसे ही जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। जब किसी गैस को निर्वात में प्रसारित होने दिया जाता है तो एक शीतलन प्रभाव होता है, अर्थात गैस का ताप कम हो जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। इसे समझाने के लिए अब अगर गैस को फैलाया और उसके टेम्परेचर में कमी होगी तो इसका मतलब गैस के अणुओं के मध्य किसी न किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल था, जिसको तोड़ने के लिए गैस को स्वयं की ऊर्जा उसको देनी पड़ी और वो बॉन्ड टूटा और टूटने के बाद में वो गैस फैल गई और उसका कूलिंग इफेक्ट हो गया, अर्थात वो ठंडी हो गई। नेक्स्ट देखिए, इसे समझाने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। जब इन्हें प्रसारित होने दिया जाता है तो ये एक दूसरे से अलग होकर दूर दूर हो जाते हैं। इसके लिए इन्हें मध्य के आकर्षण बल के विरुद्ध, जो इनके बीच में लगा हुआ है, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस कार्य के लिए इन अणुओं को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो इनकी गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। जब इनके बीच में कोई बल है तो अगर वो दूर दूर जाएंगे तो उसके विरुद्ध इनको कार्य करना पड़ेगा और कार्य करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जो कि इनकी गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। और इस प्रकार अणुओं में ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा और गैसें ठंडी हो जाएंगी, शीतल हो जाएंगी, कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। अतः उच्च दाब तथा निम्न ताप पर अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। तो दो पोस्टुलेट्स के बारे में हमने बात की। सबसे पहला जो पोस्टुलेट था वो ये था कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, उच्च दाब पर यह परिस्थिति नहीं होती। हमने इसको गलत सिद्ध किया कि उच्च दाब पर क्या होता है, गैस के अणुओं का कुल आयतन, जो गैस के अणुओं का आयतन है वो गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य ना होकर उसका कुछ ना कुछ मान आवश्यक रूप से होता है, इसीलिए हम उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। दूसरा है गैसों का द्रवीकरण। दूसरा हमने ये कहा कि जो गैस के अणु होते हैं उनके मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता, जबकि हमने यहां पर देखा कि गैस के अणुओं के मध्य भी आकर्षण बल पाया जाता है।
क्योंकि उससे दो प्रभाव होते हैं, एक तो गैस का द्रवीकरण भी उसी से होता है और जूल थॉम्सन प्रभाव भी उसी से होता है। तो ये दोनों प्रभाव जो हैं, जूल थॉम्सन प्रभाव और गैसों का द्रवीकरण, ये बताता है कि उच्च दाब पर तथा कम ताप पर गैसों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। देखिए, अब इन्हीं कारणों से अणुगति समीकरण ये कहती है कि आकर्षण बल नहीं पाया जाता, जबकि हम कह रहे हैं कि आकर्षण बल होता है। दो इसके रीजन है। अणुगति समीकरण कहती है कि कुल आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन नगण्य होता है, जबकि हम कहते हैं कि कुल आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता। इसका भी रीजन है। नेक्स्ट, इन कारणों से गैसों का वास्तविक आचरण उनके आदर्श आचरण से विचलित हो जाता है और इन कारणों को दूर करके सन 1873 में वान डर वाल ने आदर्श गैस समीकरण PV=nRT में सुधार किए और नई प्रकार की समीकरण हुई जिसे वास्तविक गैसों पर लागू किया जा सकता है और उसे ही हम कहते हैं वान डर वाल की संशोधित गैस समीकरण। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए क्या क्या हुआ उसमें। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक तो हमने जो आयतन है उसको नगण्य नहीं माना, तो इसका मतलब आयतन में हमको किसी न किसी प्रकार का करेक्शन करने की आवश्यकता है। एक हमने दाब को नगण्य नहीं माना, तो इसका मतलब हमें दाब में भी किसी न किसी प्रकार के जो करेक्शन है उसको करने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से किसमें करेक्शन किया गया। सबसे पहले आयतन में संशोधन कैसे किया गया। वान डर वाल ने वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन के कारणों को ध्यान में रखते हुए, देखिए ये जो होती है आदर्श गैस समीकरण होती है PI=nRT। PI=nRT। PI यहां पर I stands for आइडल, I stands for आइडल या आदर्श। आयतन में संशोधन, तब इसके लिए नई समीकरण बनाई, आयतन में संशोधन। आदर्श गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। आदर्श गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, अर्थात PV बराबर क्या होगा, nRT में V वो रिक्त स्थान है जहां पर अणु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। वास्तविक गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता, वो हम पहले बात कर चुके हैं, नेग्लिजिबल नहीं होता। देखिए, माना कि एक मोल गैस में उपस्थित अणुओं का आयतन कितना है B, और गैस के V आयतन में उपस्थित गैस के कुल अणुओं की संख्या कितनी है N, तो V आयतन में उपस्थित कुल अणुओं का आयतन कितना हो जाएगा N × B, अर्थात NB वह स्थान है जो अणुओं का वास्तविक आयतन है जहां पर गैस के अणु पाए जा रहे हैं और उसके अलावा बाकी सारा का सारा रिक्त स्थान है, अर्थात जिसे गैस के अणुओं ने घेर रखा है। दूसरे शब्दों में यह वह आयतन है जहां अणुओं का स्वतंत्र विचरण नहीं हो सकता। जैसे यहां पर पहले से अगर कोई बॉल पड़ी हुई है इस जगह पर, तो दूसरी बॉल आकर इसे टकरा जरूर सकती है लेकिन इसके अंदर नहीं जा सकती। इतने एरिया में वो स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकती क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है। जैसे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास में ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उसको भर रखा है। एक मॉलिक्यूल ये रहा, 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 ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर गति कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल यहाँ तक तो आ सकता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा लेकिन इसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इतना स्थान इसने घेर रखा है। ये मॉलिक्यूल यहां तक आ जाएगा लेकिन इसके अंदर नहीं जा सकता, ये इसके अंदर नहीं जा सकता, ये इसके अंदर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल A के लिए B मॉलिक्यूल की इतनी जगह क्या है, अपवर्जित है, अपवर्जित है, एक्सक्लूडेड है, मतलब यहां पर नहीं जा सकता ये। तो इसके लिए रिक्त स्थान कितना हो गया, इतना इतना, ये वाला बीच वाला, बस इतना ही रिक्त स्थान हो गया। तो अगर हमारे पास में B किसी मॉलिक्यूल का आयतन हो, B किसका आयतन हो, गैस के अणु का आयतन, गैस के अणु का आयतन हमारे पास क्या हो B, और N वहां पर क्या हो, गैस के अणु की संख्या, N वहां पर क्या हो, गैस के अणुओं की संख्या हो, तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, कुल आयतन हो जाएगा NB, कुल आयतन कितना हो जाएगा NB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वास्तविक आयतन अर्थात जिसे गैस के अणुओं ने घेर रखा है। दूसरे शब्दों में यह वह आयतन है जहां अणुओं का स्वतंत्र विचरण नहीं हो सकता, इसे हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या अपवर्जित आयतन कहते हैं। अतः अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन VI किसके बराबर होगा, V में से हम NB को निकाल दें तो VI किसके बराबर होगा, V - NB,
बी के। यहाँ बी प्रत्येक गैस के लिए एक अभिलाक्षणिक स्थिरांक है जो अणुओं के आकार पर निर्भर करता है और प्रयोगों द्वारा इसे ज्ञात किया जा सकता है और इसका मान हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अपवर्जित आयतन का परिकलन हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अपवर्जित आयतन का परिकलन हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। हम अणुओं के अपवर्जित आयतन का परिकलन किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में देखिए कैसे होगा। देखिए हमने यहां पर क्या किया है, ये स्थान जहां पर दो अणु रह सकते हैं तो इतनी जगह पर ये अणु जो है यहां घूम सकता है, लेकिन ये अणु इसके अंदर नहीं जा सकता और ये अणु इसके अंदर नहीं जा सकता। तो ए के बी के लिए ये बड़ा सारा अपवर्जित आयतन है और ए के लिए ये बड़ा सारा अपवर्जित आयतन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गैस के अणुओं को हम ठोस गोलाकार रचना के रूप में कल्पना करते हैं। माना कि सिग्मा व्यास वाले दो अणु ए तथा बी गति करते हुए एक दूसरे के पास आते हैं, समीप आते हुए एक निश्चित दूरी पर आकर सेट हो जाते हैं और उससे ज्यादा पास में नहीं आ सकते, क्योंकि इस दूरी पर इन दोनों के किनारे एक दूसरे को छूते हुए रहते हैं। ठीक है, अर्थात इतना क्षेत्र इन दोनों अणुओं के लिए अपवर्जित होता है। यहां पर इनके किनारे छू सकते हैं लेकिन एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इस क्षेत्र में दोनों अणु स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते। चित्र में वर्जित आयतन है, ये वाला सारा वर्जित है, इसके लिए इसके अंदर नहीं जा सकता, ना इसके अंदर जा सकता है, यहां पर घूम सकता है, इसके अंदर ये जा नहीं सकता। चलो, अतः अणुओं के एक युग्म के लिए अपवर्जित आयतन कितना होता है, 4/3 पाई सिग्मा की क्यूब। ठीक है, तो इसका आयतन इसी तरीके से, गोले का आयतन उसी तरीके से होता है 4/3 पाई सिग्मा की क्यूब। एक अणु के लिए इसका आधा हो जाएगा तो 1/2 4/3 पाई सिग्मा की क्यूब, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/3 पाई सिग्मा की क्यूब। सिग्मा यहाँ पर व्यास है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वास्तविक आयतन क्या होता है अणु का, क्योंकि वो गोला है तो उसमें त्रिज्या आएगी, तो 4/3 पाई सिग्मा अपॉन 2 की क्यूब। सिग्मा अपॉन 2 क्यों होता है, क्योंकि हम देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर यहाँ पर त्रिज्या होती है लेकिन सिग्मा यहाँ पर व्यास है तो उसका आधा कर दिया हमने। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 4/3 पाई सिग्मा की क्यूब 2 की क्यूब 8 बराबर 1/6 पाई सिग्मा की क्यूब। अब देखो ये समीकरण नंबर 17 है, ये समीकरण नंबर 18 है। देखो समीकरण नंबर 17 और 18 में दो चीजें बड़ी कॉमन है, 2/3 और 1/6 अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको करें तो कैसे आएगा, इन दोनों की तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन से 4 गुना अधिक होता है। तो ये तो अपवर्जित आयतन है, मतलब यहां पर आप इसको करके भी देख सकते हैं, ये तो अपवर्जित आयतन है और ये क्या है वास्तविक आयतन है, तो इसका मान 4 गुना अधिक होगा, इसका मान 4 गुना कम होगा। तो एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन से 4 गुना अधिक होता है। अतः एक मोल के लिए वर्जित आयतन या अपवर्जित आयतन कितना होगा, 4 × 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या, जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, इंटू अणु का वास्तविक आयतन। तो प्रति मोल अपवर्जित आयतन कितना होगा, B बराबर, ये B अपवर्जित आयतन है, B बराबर 4/3 पाई सिग्मा अपॉन 2 की क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, प्रति मोल अपवर्जित आयतन। इस प्रकार प्रत्येक गैस के लिए स्थिरांक B का मान ज्ञात करके इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, n यहाँ पर क्या है एवोगाड्रो नंबर, और ये समीकरण तो हमारे पास इनमें सभी के मान तो हमें पता ही है। देखो 4 की वैल्यू हमें पता है 4 होती है, n की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, एवोगाड्रो नंबर fx होती है, इसकी वैल्यू 4/3 फिक्स है, पाई फिक्स है, सिग्मा की वैल्यू हमें सिर्फ पता होनी चाहिए और हम B का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि B किस पर निर्भर करता है, B किस पर निर्भर करता है, B निर्भर करता है आकार पर। अर्थात सिग्मा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो B की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी और सिग्मा की वैल्यू अगर कम होगी तो B की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार प्रत्येक गैस के लिए स्थिरांक B का मान ज्ञात करके और समीकरण उसको 16 के अंदर रखते हैं और गैस में आयतन में संशोधन किया जा सकता है। देखिए इस समीकरण में इसको रख दिया जाता है, इस समीकरण में यहाँ पर, तो V का मान हमें पता होता है -n, मतलब कणों की संख्या, और B उसका संशोधित आयतन है, तो इसका मान रख के हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो यह संशोधन सबसे पहले किसने किया, यह संशोधन सबसे पहले हर्ड ने किया था 1865 में। नेक्स्ट देखो, मीथेन गैस के अणु का आणविक व्यास
व्यास सिग्मा का मान हमें दे रखा है, हम बी की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल है यहाँ पर। मैथेन गैस के एक अणु का आणविक व्यास 3.80 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है। मैथेन गैस के प्रति मोल वर्जित आयतन की गणना कीजिए। तो प्रति मोल वर्जित आयतन क्या हो जाएगा, B बराबर 4n 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो B बराबर 4n की मान है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आणविक व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 3.80 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन 2 कर दो इसको, त्रिज्या होगी की पावर 3, तो क्या आ जाएगा B बराबर 6.92 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब मोल इनवर्स। B इज इक्वल टू 6.92 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब मोल इनवर्स। तो इस तरीके से हम किसके आधार पर जो हमें अगर व्यास वगैरह दिया जाए तो हम B का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, B की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। और B यहाँ पर क्या है, आयतन में संशोधन है। इसी के साथ में एक और हम यहाँ पर बात करेंगे एक और क्वेश्चन के बारे में। B यहाँ पर आयतन में संशोधन है और एक और क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं जिसकी सहायता से हम D का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हीलियम के लिए, क्योंकि हीलियम की त्रिज्या जो व्यास है वो फिक्स है, तो हर के लिए फिक्स होता है। हीलियम के लिए इसके वैन डर वाल्स स्थिरांक B है। B की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। आणविक व्यास D का परिकलन करना है, हमको व्यास ज्ञात करना है। यहाँ पर त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो उसको हमको ज्ञात करना है। B की हमें वैल्यू दे रखी है। हम जानते हैं कि B बराबर कितना होता है, 4n 4/3 पाई r क्यूब। अतः R बराबर क्या हो जाएगा, B को इधर लेके आओ, 3p/16 n पाई 1/3। B यहां पर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, n यहां पर अवोगाद्रो संख्या और पाई यहां पर 3.14 है, तो R की जगह पर सबका मान लिख दो 3 इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स बटा 16। ये 16 है, n की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स और पाई की वैल्यू हमने 3.14 रख ली 1/3। अब इसको काटेंगे तो वैल्यू आएगी 1.335 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर पिकोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ 133 या 133.5 पिकोमीटर, एक्चुअली ये 10 की पावर 10 होता है पिकोमीटर के बराबर, तो यहाँ पर हम उसको पॉइंट को आगे लेकर गए हैं तो इस वजह से आ गए। तो D बराबर 2R बराबर क्या हो जाएगा, 133.5 इंटू 2 बराबर 267 पिकोमीटर, ठीक है। तो 267 पिकोमीटर यहाँ पर व्यास का मान आ गया। मतलब हमने यहाँ पर त्रिज्या का मान ज्ञात किया और त्रिज्या का मान ज्ञात करने के बाद में, जैसे हमने त्रिज्या का मान ज्ञात किया तो त्रिज्या का मान ज्ञात करने के बाद में हमने क्या किया, उसको दुगना कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं दाब में संशोधन के बारे में कि दाब में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद फिर हम इसके वैन डर वाल्स जो स्थिरांक हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वैन डर वाल्स स्थिरांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, कम दाब पर उसे अधिक दाब पर किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है। तो अभी हम फटाफट जो दाब में संशोधन है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दाब में संशोधन, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार, देखो गैसों का अणुगति सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई कण किसी दीवार से टकराता है तो उस दीवार पर यहां पर एक बल उत्पन्न करेगा जिसे हम गैस का दाब कहते हैं, ठीक है। देखिए गैसों का अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु सीधी रेखा में गति करते हुए पात्र की दीवारों से टकराते हैं और टकराकर लौटने के बाद फिर सीधी रेखा में गति करते हैं, सामने की दीवार से टकराते हैं। टकराने के इस क्रम में पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना बल लगाते हैं वही गैस का दाब होता है। इस पूरे प्रक्रम में हम यह मानते हैं कि अणुओं के मध्य कोई परस्पर आकर्षण बल नहीं होता और अणु अपनी स्वाभाविक गति से गमन कर रहे हैं। यह तथ्य आदर्श गैसों पर तो लागू हो सकता है लेकिन वास्तविक गैसों पर नहीं, क्योंकि वास्तविक गैसों में अणु परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण के फलस्वरूप गैसों का दाब निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इसके लिए कैसे, इसको हम समझते हैं। इसके आधार पर कल्पना करते हैं कि गैस के एक पात्र में गैस के अणु गति कर रहे हैं और पात्र की दीवारों से टकराकर दाब उत्पन्न कर रहे हैं। इनमें से दो अणु A और B की गति पर हम विचार करते हैं। ये एक A है और ये B है। अणु B गैस पात्र के मध्य में स्थित है जिसको चारों तरफ से खींच रहे हैं, अतः चारों ओर से अणु द्वारा घिरा हुआ और ये सब तरफ इसको आकर्षित कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि यदि कोई अणु सभी तरफ से बराबर आकर्षण बल से आकर्षित होगा तो उस आकर्षण का प्रभाव शून्य हो जाएगा और अणु अपनी स्वाभाविक गति से ही चलेगा।
अब हम अणु ए की तरफ ध्यान देते हैं। देखो ये दीवार से टकराने वाला है तो उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी गति कम हो जाएगी। जब इसकी गति कम हो जाएगी तो टकराएगा कम गति से, और जब ये कम गति से टकराएगा तो इसका मतलब ये दबाव भी कम लगाएगा, अर्थात दाब के अंदर क्या होती है, कमी होती है। अब हम अणु की तरफ ध्यान देते हैं। पात्र ए से टकराने वाला, किंतु इसके पीछे उपस्थित अणु इसे आकर्षित करके इसे पीछे की ओर खींचते हैं। फलतः यह अणु पात्र की दीवार से उतने बल से नहीं टकरा सकता जितने बल से वह इन आकर्षणों की अनुपस्थिति में टकराता, और यही बात सभी अणुओं पर लागू होती है। अर्थात वास्तविक गैसों का दाब आदर्श गैसों से कुछ कम होता है। अर्थात P बराबर PI माइनस P डैश, PI बराबर P प्लस P डैश, मतलब ये जो PI है वो किसके बराबर होगा, आदर्श गैसों से कुछ कम होगा, तो इसका मतलब आदर्श गैसों का ज्यादा होगा। यहाँ P डैश अणु के पारस्परिक आकर्षण पर निर्भर करता है। एक अणु जितने अधिक अणु द्वारा घिरा रहेगा वह उतना ही अधिक आकर्षण पर अनुभव करेगा, अर्थात P डैश गैस के घनत्व NM/V पर निर्भर करेगा, जहां M गैस का अणुभार है जो प्रत्येक गैस के लिए स्थिरांक है, क्योंकि सभी अणु परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अतः P डैश समानुपाती होता है N/V स्क्वायर, P डैश बराबर होता है AN/V स्क्वायर के। ठीक है, ये यहाँ पर स्थिरांक होता है। यहाँ पर A क्या है, एक स्थिरांक है। P डैश का मान हम समीकरण 20 के अंदर रख देंगे। समीकरण 20 वही PI VI = NRT। ठीक है, तो P डैश का मान वहां पर रखने से PI क्या आ जाएगा, PI बराबर हो जाएगा P प्लस AN/V स्क्वायर। आदर्श गैस समीकरण है PI VI = NRT। अब PI की वैल्यू यहां पर रख दो P प्लस AN/V स्क्वायर, और VI की वैल्यू क्या थी, V माइनस NV। तो इन दोनों को रखने से NRT के बराबर आ जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं। यदि n बराबर 1 हो तो समीकरण किस प्रकार से हो जाएगी, P प्लस A/V स्क्वायर V माइनस V = RT। यह समीकरण 23 वान डेर वाल्स समीकरण है, और इसमें A और B वान डेर वाल्स स्थिरांक और ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। B क्या है, आयतन का पद है, अतः इसकी इकाई लीटर प्रति मोल में होती है। अधिकांश गैसों के लिए B का मान 20 से 60 मिलीलीटर प्रति मोल होता है। AN/V स्क्वायर पूरा पद अपने आप में एक दाब का पद है, ये दाब के अंदर है। ठीक है, दाब का पद है जिसकी इकाई दाब की इकाई अर्थात एटमॉस्फेयर के रूप में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि AN स्क्वायर/V स्क्वायर बराबर किसके होगा, एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, A मोल स्क्वायर/लीटर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2। अर्थात A की इकाई एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर होती है। आसानी से संघनित होने वाली गैसों जैसे HCl, CH2 और CCl4 की वाष्प आदि के लिए A का मान ज्यादा होता है, जबकि हाइड्रोजन हीलियम के लिए A का मान बहुत कम होता है। इसकी कुछ वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं, कुछ वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए A की वैल्यू है 0.244 और B की वैल्यू है 0.0266। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए A की वैल्यू है 6.71 और B की वैल्यू है 0.0564। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एसआई पद्धति में हम इनके मात्रकों के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके एसआई पद्धति में मात्रक क्या होते हैं ए और बी के। देखिए, हम एसआई पद्धति में इसके मात्रकों के बारे में बात करते हैं। AN/V स्क्वायर एक प्रेशर का टर्म होता है, जबकि NV एक आयतन का टर्म है। तो दाब बराबर क्या है, AN/V स्क्वायर के, तो A बराबर क्या हो गया, दाब इंटू V स्क्वायर/N स्क्वायर। दाब का दाब V स्क्वायर का मतलब आयतन का स्क्वायर, N स्क्वायर का मतलब है मोल का स्क्वायर। दाब जो होता है उसको न्यूटन मीटर माइनस 2 इंटू मीटर क्यूब की स्क्वायर मोल स्क्वायर N माइनस 2 इंटू मीटर 6/मोल स्क्वायर A = NM4 मोल माइनस 2। आयतन NV है तो B बराबर आयतन/M, आयतन है मीटर क्यूब/मोल, तो B बराबर मीटर क्यूब मोल इनवर्स। तो B का तो मात्रक ये होता है और A का मात्रक ये होता है। A होता है न्यूटन मीटर की 4 मोल माइनस 2 और B होता है मीटर क्यूब मोल इनवर्स। अर्थात ये किसका है, अब इससे भी पता चलता है मात्रकों से भी कि ये तो दाब से संबंधित है और ये किससे संबंधित है, आयतन से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक आयतन से संबंधित टर्म होती है और एक दाब से संबंधित टर्म होती है। जो A होता है वह स्थिरांक आयतन से दाब से संबंधित है और जो B होता है वह स्थिरांक आयतन से संबंधित है। इसी के आधार पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं। देखिए, 27 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया गैस के 2 मोल को 5 लीटर के फ्लास्क में रख दिया।
आदर्श गैस समीकरण तथा वान डेर वाल्स समीकरण का उपयोग करते हुए गैस के दाब की गणना कीजिए। अमोनिया के लिए A की वैल्यू 4.17 एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 तथा B बराबर 0.0371 लीटर मोल इनवर्स है। आदर्श गैस समीकरण P इक्वल टू nRT, P इक्वल टू nRT अपॉन V, R यहाँ पर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, N यहाँ पर 2 है दे रखा है, T यहाँ पर 300 केल्विन 27 प्लस 277 जोड़ देंगे, V यहाँ पर 5 लीटर है, तो P बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.082 इंटू 300 अपॉन 5, तो P बराबर क्या आ जाएगा 9.84 एटमॉस्फेयर। वान डेर वाल्स समीकरण क्या कहती है, वान डेर वाल्स समीकरण का सबसे पहले तो दाब ज्ञात करना है हमने, ठीक है। अब वान डेर वाल्स आदर्श गैस समीकरण से तो ज्ञात कर लिया हमने पहला, दूसरा वान डेर वाल्स समीकरण, वान डेर वाल्स समीकरण क्या कहती है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू nRT, तो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर बराबर nRT अपॉन V माइनस NB, तो P इक्वल टू nRT अपॉन V माइनस B माइनस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, तो P इक्वल टू 2 इंटू 0.082 इंटू 300 5 माइनस 2 इंटू 0.0371 माइनस 4.17 मान दे रखा है इंटू 4 अपॉन 25 इक्वल टू 9.99 माइनस 0.67, तो P बराबर क्या आ जाएगा 9.32, तो इसका मतलब मान लगभग बराबर आता है, लेकिन दाब की वैल्यू हमने वही कही थी कि जो वास्तविक गैस होती है, वास्तविक गैस में दाब की वैल्यू कम होती है, आदर्श गैस में दाब की वैल्यू ज्यादा होती है। इससे भी हम सिद्ध कर सकते हैं, आदर्श गैस में इसकी वैल्यू 9.84 है, जबकि वास्तविक गैस में इसकी वैल्यू 9.32 है। तो आज हमने बात की वास्तविक गैस समीकरण किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, वास्तविक गैस समीकरण होती क्या है, वान डेर वाल्स गैस समीकरण क्या है, वान डेर वाल्स गैस समीकरण के लिए किस किस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं और उसके आधार पर A और B क्या होते हैं और उनका मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।